हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कम्मो को अपने लड़के की शादी की चिंता सताया करती थी, क्योंकि वो पूरे 30 साल का हो गया था। लेकिन कम्मो की भी अपनी बेटे की शादी को लेकर कुछ शर्तें थी, जिसमें वो समझौता नहीं करना चाहती थी। जैसे कि वो चाहती थी कि उसकी बहू चांद जितनी सफेद और गोरी आए, क्योंकि वो खुद बहुत काली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसको या उसके बेटे को आने वाली बहू के काले रंग के लिए सुनना पड़े। अब वो सब जगह अपने लड़के के रिश्ते की बात छेड़ देती है, लेकिन हर लड़की को उसके रूप रंग के चलते वो रिजेक्ट कर दिया करती। एक दिन उनकी पड़ोसन वैजयंती उससे मिलने के लिए आती है। अरे कम्मो, हुई क्या तेरे बेटे की बात कहीं पक्की? ऐसे तो तेरे चलते वो कवारा रह जाएगा। अरे शुभ शुभ बोल वैजयंती, तू दोस्त है या डायन? तू नहीं चाहती क्या कि मेरा बेटा भी अपना घर बसाए? अरे मैं तो चाहती हूँ कि तेरा बेटा अपना घर बसाए, लेकिन तू हर बार मेरी बताई हुई लड़कियों को रिजेक्ट पे रिजेक्ट मार देती है। ऐसे में मैं तेरे लिए हुस्न परी कहाँ से लाऊं? और वैसे अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझे एक बात कहूँ। इतने सारे कड़वे बोल बोल ही दिए हैं, तो आगे कभी बोल ही दे। मेरा एक भाई है जो अमेरिका में रहता है और उसकी एक लौती बेटी है लीजा। अरे नहीं नहीं, हमसे ये पिज्जा लीजा सब हजम नहीं होता है। हमको तो अपने दाल भात ही अच्छी लगती है। अरे अरे वैजयंती, तुझे लड़की खिलाने के लिए नहीं दे रही हूँ जो बोल रही है कि हजम नहीं होगी। शादी के लिए दे रही हूँ, शादी। मेरे भाई की लड़की विदेशी है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दे। वो दूध सी गोरी है और फिर तेरी बात भी रह जाएगी। तुझे भी तो सुंदर बहू चाहिए ना? बस वो दूज वधू है और सुंदर है। और वैसे भी उसकी शादी वहाँ हुई थी, यहाँ किसी को क्या ही पता चलेगा। वैजयंती की बात को सुनकर कम्मो की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही एक बहुत ज्यादा गोरी लड़की अपने बेटे के लिए चाहती थी। जिसके बाद वैजयंती अपने भाई से शादी की बात करती है और लीजा को भी भारत बहुत पसंद था। जिसके बाद सब रस्मों रिवाजों के साथ विदेशी लीजा की शादी कम्मो के देसी बेटे मिथुन से हो जाती है और लीजा शादी करके अपने ससुराल आती है। लीजा घूंघट में थी और चारों तरफ मेहमान थे। मेरे को इतना पसीना आ रहे हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है। अमेरिका में तो बहुत ठंड होती है, एकदम कूल कूल। कम्मो उसकी बात सुनकर उसे जवाब देती है। अरे बहुरिया, बरसात गर्मी सर्दी सब सहना है। अब तुझे यहीं रहना है। अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। मैं नहीं चाहती कि तू बीमार पड़े। मिथुन भी कुछ देर में वहाँ आ जाएगा। सबकी बातें सुनकर लीजा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जहाँ पर पूरा कमरा अच्छे से सजा हुआ था। लीजा वहाँ जाकर अपना घाघरा खोल लेती है, जिसके नीचे उसने छोटे से शॉर्ट्स डाले हुए थे, और उसके बाद वो अपनी चुन्नी हटा देती है। उसने अब लहंगे का ब्लाउज और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मिथुन अपने कमरे में दाखिल होता है और देखता है। अरे अरे देसी मैम, ये आपने क्या पहना हुआ है? मुझे तो लगा था कि आपको बहुत पसंद है। आप तो मुझे घूंघट में मिलोगी, लेकिन यहाँ घूंघट तो छोड़ो, लहंगा तक नहीं है। मेरे को बहुत गर्मी लग रहे हैं, इसलिए मैंने लहंगा उतार दिए। अब तुम जल्दी से एसी चालू कर दो। इस गर्मी में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तब तो देसी मैम आपको गर्मी से पागल ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एसी वेसी कुछ नहीं है, बल्कि इस कमरे में तो कूलर तक नहीं है। कूलर बस माँ के कमरे में है। लीजा ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको ठंडे वातावरण में रहने की आदत थी। ऐसे में वो गर्मी में कैसे एडजस्ट करेगी? उसके माथे से पसीना बहने लगता है और उसका चेहरा भी गर्मी से लाल पड़ जाता है। मिथुन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो एक हाथ पंखा निकालकर लीजा को पंखे से हवा करने लगता है। लीजा किसी तरह सो जाती है और अगली सुबह। बहू, अब कुछ बढ़िया सा खाना बना, सबके लिए बना दे। सब लोग तेरी पहली रसोई का खाना चखना चाहते हैं, फिर वह ढेर सारा नेक देंगे। माँ जी, मेरे को खाना बनाने नहीं आते हैं, और वैसे भी आपके किचन में बहुत गर्मी है। मैं खाना कैसे बनाएगी? बहुरिया, खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा, ये रस्म होती है। लीजा कम्मो की बात को सुनकर रसोई में जाती है और YouTube से देखकर चाय और पुलाव बना देती है, पर गर्मी की वजह से उसके चेहरे पर रैशेज होने लगते हैं।
और गर्मी से उसे चक्कर आने लगता है, जिसके बाद वो चक्कर खाकर रसोई में ही गिर जाती है। कई देर तक जब लीजा बाहर नहीं आती तो कम्मो रसोई में जाती है और उसे बेहोश देखती है और उसके ऊपर पानी छिड़क कर वो उसे जगाती है। उठ बहू, इस चौखटे के कैसे 12 बजा लिए हैं? कुछ घंटों के बाद तेरी मुंह दिखाई है, ऐसे में तू अपनी शक्ल इतनी बिगाड़ लेगी तो कैसे चलेगा? मान जी, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है और वोमिट भी हो रही है। आई कांट हैंडल दिस। ये बोलकर लीजा रसोई से बाहर आ जाती है और कम्मो खुद सबके लिए नाश्ता दोबारा से बनाती है, क्योंकि लीजा का बनाया सब कुछ जल चुका था और किसी तरह कम्मो अपनी इज्जत बचा लेती है। कुछ घंटे बाद कम्मो लीजा के कमरे में जाती है। बहू अब तैयार हो जा, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और अच्छे से तैयार होना। आज आस पड़ोस वाली सभी औरतें जल भुनकर राख हो जानी चाहिए कि मेरे घर इतनी अच्छी बहू आई है। कम्मो ये कहती है कि तभी उसकी नजर अपनी बहू लीजा के चेहरे पर जाती है, जिसके चेहरे पर गर्मी के चलते रैशेज हो गए थे। अब कम्मो को ऐसे ही अपनी बहू को सबके सामने ले जाना पड़ता है और सब उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कम्मो का मुंह छोटा सा हो जाता है। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? सोचा था कि सब औरतें मुझसे जलेंगी, पर अब तो सब औरतें मुझ पर हंसेंगी। खैर कम्मो, अब ओखली में सर दिया है तो मूसों से क्या डरना। कम्मो ये सोचकर खामोश हो जाती है, जिसके बाद सब औरतें उसकी बहू की खिल्ली उड़ाती है और वहाँ से उसका मजाक बनाकर चली जाती है। अगले दिन कम्मो अपनी बहू के पास आती है। तूने पूरे मोहल्ले में मेरे नाम का झंडा तो गाड़ ही दिया है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तू खेतों में जाकर काम करे। पर माँ जी, मेरे को खेतों में काम करने को नहीं आता है। मैं खेतों में काम कैसे कर सकते हैं? ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। ये सब मुझे नहीं पता, चुपचाप खेतों में जा और अपने पति का हाथ बटा। कम से कम 4 लोग मेरी तारीफ तो करेंगे कि अंग्रेजन बहू है, फिर भी कम्मों से कितने अच्छे से रखती है। हिंदुस्तानी बहुओं की तरह खेतों का काम भी करवाती है। चल अब जा। कम्मो की डांट फटकार सुनने के बाद लीजा अब खेतों की तरफ बढ़ती है और वहाँ उसका पति उससे कोई काम नहीं करवाता। चटाई डालकर वो लीजा को खेतों के बीच ही बैठा देता है, लेकिन धूप बहुत तेज थी और लीजा को गर्मी की आदत नहीं थी। थोड़ी देर बाद गर्मी के चलते लीजा को लू लग जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती है और उसके नाक से गर्मी के चलते खून बहने लगता है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसका पति उसे लेकर घर आता है और अपनी माँ पर चिल्लाता है। माँ, जब आप सच में एक अंग्रेजन बहू को संभाल नहीं सकती थी तो आपने मेरी शादी उससे क्यों की? बेचारी को यहाँ के तापमान की आदत तक नहीं है और आप उसे खेतों में भेज रही हैं। अगर आप उसे जिंदा नहीं देखना चाहती तो ऐसे ही जहर देकर मार दो, लेकिन तड़पा कर मत मारो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं आखिर तेरी बहू को क्यों मारना चाहूंगी? लेकिन तूने देखा कि मुंह दिखाई के टाइम में उसने मेरा मजाक कितना बनवाया था, क्योंकि इसके चेहरे पर दाने थे। ये गांव में सबसे खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा अगर ये खेतों में जाकर काम करेगी तो 4 औरतें से देखकर मेरी तारीफ करेंगी। तो आपको अपनी तारीफ के चलते इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लीजा पर क्या बीत रही है, उसमें ताकत भी है या नहीं। माँ, कान खोलकर सुन लो, अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मैं लीजा के साथ ये देश छोड़कर उसके देश चला जाऊंगा। ये सुनकर कम्मो की आंखें भर आती है, क्योंकि मिथुन उसका एकलौता बेटा था और वो उसे बहुत चाहती थी और उसे एहसास होता है कि अगर लीजा उसकी बेटी होती और उसके साथ कोई ऐसा करता तो उसे कितना दुख होता। अब वो लीजा की खूब सेवा करती है और उसका इलाज करवाती है। लीजा की जैसे ही आंखें खुलती है तो उसके कमरे में एसी लगा था, क्योंकि कम्मो को पता था कि लीजा को गर्मी की आदत नहीं है। ओह वाओ, एसी, वो भी हमारे घर के अंदर। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जो भी व्यवहार किया है, अब तू आराम कर। मैं तुझे किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इन गर्मियों की वजह से मेरी विदेशी बहू बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी। कम्मो ये बोलकर लीजा को अपने गले से लगा लेती है। वो समझ गई थी कि जब हम अपने घर में हीरा लाते हैं तो फिर हमें उसे तराशना ही पड़ता है। जिसके बाद कम्मो अपनी बहू का खूब अच्छे से ध्यान रखती है और उसकी देख रेख करती है। सुबह सावरी रसोई से नाश्ता लिए हॉल में आती है कि उसकी नजर दरवाजे की तरफ तेजी से भागती हुई उसकी ननद मीनल पर जाती है और वो उसे टोकते हुए कहती है, ए ननदिया, सरपट काहे दौड़त हो? जाए से पहले पेट पूजा तो कर ला। भाभी, टोके बिना चैन नहीं है ना आपको? मैं लेट हो रही हूँ, निकलने दो। हाँ तो जल्दी क्यों नहीं उठती?
अभी क्या बिना कुछ खाए घर से निकल जाएगी? माँ को पता चला तो गुस्सा करेंगी। ठीक है भाभी, जल्दी से ब्रेड पर बटर लगा कर दे दो, मैं खाते खाते निकल जाऊंगी। अरे खड़ी क्या हो, जल्दी करो ना। सावरी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है और मीनल अपना सर पकड़ खुद ही डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगती है। कुछ ही देर में सावरी हाथों में सत्तू से भरा ग्लास लेकर आती है और कहती है, सत्तू पी लो भरपेट, नाश्ता हो जाए तो हार। अब ये सत्तू क्या नया आइटम है भाभी? इको भोजपुरी ड्रिंक कहते हैं ना नदिया, गांव से मंगाए हैं हम। पूरा गिलास गटक लो, पेट भर जाई है और ताकत भी मिली है। अरे जिसका पेट 4 पराठे खाकर नहीं भरता, उसका इस 1 गिलास सत्तू पीने से गला भी तर होगा क्या? भाई अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, वरना जरूर बताती आपको। लाओ भाभी, जो भी है सत्तू पत्तू दे दो, मैं पीकर निकलूं। तभी सावरी उसे सत्तू का शरबत दे देती है, जिसका एक घूंट पीते ही मीनल चटकारे लेते हुए कहती है, इस सत्तू में तो नमक नींबू का गजब स्वाद आ रहा है। क्या ड्रिंक है भाभी? मुझे लगा ये मीठी होगी। ये बिहार का सतुआ है ना नदिया, मुंह का स्वाद बदल देता है और साथ ही पेट के ठंडक पहुंचाता है। अभी जल्दी पीकर खिसको यहाँ से। तभी मीनल फट से सत्तू से भरा पूरा ग्लास खाली कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ देर में विपान भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। सावरी को बिहारी सत्तू बड़ा भाता था, जिसके चलते उसने अपनी माँ को कहकर गांव से 2 किलो सत्तू मंगवा कर ससुराल रखा था और सुबह शाम वो सत्तू का शरबत ही पिया करती। एक रोज जब वो किचन में सत्तू घोल रही होती है, तभी उसकी सास उर्मिला रसोई में आकर कहती है, बहू तो इस समय बेसन घोलने बैठ गई। इतनी गर्मी में पकोड़े तलने का इरादा है क्या? कौन ससुर का नाती बेसन घोल रहा है सासू माँ? हम तो सत्तू घोल रहे हैं पीने के लिए। आप पियेंगी क्या सत्तू? ये तो बगल वाली कांता के छोरे का नाम है बहू। सासू माँ, उनका नाम सतीश है। सत्तू सत्तू तो प्यार से बुलाते हैं लोग, और कांता के छोरे सत्तू को काहे घोलेंगे हम? ये हम गांव से सत्तू मंगाए हैं ना, उसे ही घोल रहे हैं। हमको पीने में बड़ा नीक लगता है। अरे नास पिटी, इसकी जगह पानी में रूह अफ़ज़ा घोल ले। गर्मी में ठंडे शरबत पीने से थोड़ी ताजगी तो आएगी। सासू माँ, डॉक्टरवा आपको मीठे से परहेज बताए हैं, फिर भी आपको मीठा शरबत पीने का तलब रहता है। हमरी मानिए, ये सत्तू शरबत पीजिए, बुढ़ापे में फुर्ती आएगा और पेट में ठंडक भी बनी रहेगी। अरे मेरे पेट में कौन सी आग लग रही है और इसको पीकर ठंडक हो जाएगी। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पड़ोसन कांता एक प्लेट में लिट्टी चोखा लिए हुए उनके घर आती है और आवाज देते हुए कहती है, उर्मिला बहन कहाँ हो? घर में ही हूँ कांता। हाय, देसी घी की खुशबू आ रही है। क्या लाई है प्लेट में? देसी घी के लड्डू? अरे मीठे की दीवानी, लड्डू नहीं लिट्टी है। मैंने घर पर बनाए थे तो सोचा तेरी बहू के लिए भी ले आऊं। अरे वो तो वैसे भी अपनी माँ से हर महीने कुछ ना कुछ खाने को मंगवाती ही रहती है। तू मेरे लिए ही कुछ ले आती। तू बैठ, मैं चाय बनवाती हूँ। अरे पागल है क्या? इस सड़ी गर्मी में मुझे चाय नहीं पीनी। अरे कुछ ठंडा ठंडा पिला दे। ओहो तेरे नखरे। बहू, अरे ओ बहू, जरा ठंडा शरबत तो ले आ। उर्मिला के आवाज लगाने पर सावरी ट्रे में शरबत की जगह सत्तू लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, तेरे कानों में खराबी है क्या? ये क्या उठा लाई? उठा नहीं, बना लाए हैं सासू माँ सत्तू का शरबत, और ठंडा करे खातिर बर्फ भी डाल दिए हैं। सत्तू का शरबत? हाय हाय, मुझे तो लगा था कि सत्तू खाली खाया जाता है, लेकिन पहली बार देख रही हूँ कि सत्तू पिया भी जाता है। एक गिलास मुझे भी पकड़ा दे। हाँ हाँ, ई लियो काकी, हम बनाए हैं। सासू माँ, आपका ताक रही हो, पियो ना। तभी सावरी दोनों को सत्तू पीने को देती है, साथ ही खुद भी पीती है। तभी कांता और उर्मिला एक साथ बोल पड़ती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और का, हम तो पहले ही कह रहे थे कि बढ़िया है। सासू माँ ही ना ही पी रही थी। आहा, मजा आ गया ये सत्तू पीकर। ले बेटी, मैंने लिट्टी चोखा बनाया था। आई हो दादा, ससुराल में आकर तो हम इन लिट्टी चोखा के स्वाद को कितना याद करते रहे। आंटी जी, सत्तू भर के बनाई हो ना? हाँ, नहीं यकीन तो खाकर देख ले। ये भी सत्तू से बनता है बहू? बिल्कुल, ये लिट्टी के अंदर सत्तू ही भरा जाता है। आप जानती नहीं है सासू माँ, ये सत्तू बड़े फायदेमंद चीज है। इको खा भी सकत हैं और शरबत के जैसन पी भी सकत हैं।
हाँ, पीकर तो मैंने देख लिया, अभी खाकर भी देखने दे। तुम दोनों सास बहू बैठ कर खाओ, मैं चलती हूँ, घर खुला छोड़ कर आई हूँ, पीछे से कोई घुस गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना कहकर कांता वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू साथ बैठकर लिट्टी चोखा खाती है। समय बीतता है। अब सावरी के साथ साथ उसकी सास भी रोज सुबह सत्तू पीने लगती है। एक रोज नाश्ते के समय खाना परोस रही सावरी को उर्मिला कहती है, बहू, आज खाने का जी नहीं कर रहा, तू मुझे एक गिलास सत्तू ही पिला दे। यहाँ हमरे पीने के लिए सत्तू नहीं है तो आपको कहाँ से पिला दे? नहीं है मतलब खत्म हो गया क्या? और क्या, अब क्या 2 किलो सत्तू 2 साल तक पियोगी का? अब तुम रोज रोज पियोगी तो खत्म ही होगा ना। कभी एक गिलास सत्तू मुझे पूछा है? अभी हम क्या सत्तू शरबत वाले लग रहे हैं कि बनाते वक्त एक एक से पूछेंगे कि पियोगे कि नहीं? अरे आपको मना किए हैं क्या कभी हम? वैसे सच में भाभी, सत्तू तो बड़ा मजेदार था आपका। उस दिन सत्तू पीकर गई थी, मुझे लंच तक भूख का एहसास नहीं हुआ, वरना लंच तक तो मैं 2 बार कैंटीन से समोसे खाती थी। क्या बात है सावरी, इस घर में सत्तू पीने वाली पहले तुम अकेली थी, अभी माँ और ये मीनल भी सत्तू के गुण गाए जा रही हैं। अभी गुण गाने से क्या होगा, सत्तू तो खत्म हो गए है। इसलिए सुनिए, शाम को आते वक्त बाजार से तनिक लेते आइएगा। ठीक है, अभी खाना खाने दो। सभी नाश्ता करने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन विवान सत्तू नहीं लाता, तो वो खुद ही दुकान से भुने हुए चने लाकर उन्हें घर में पीसकर सत्तू तैयार करती है और अपनी सास के साथ सत्तू पीते हुए कहती है, सासू माँ, हमारी खोपड़ी में एगो आइडिया आया है इस सत्तू को लेकर। बोले? हाँ हाँ बोल। हम सोच रहे थे कि हम अपने मोहल्ले वालों को भी ये सत्तू बनाकर पिलाएं। उनको बताए कि इस सत्तू के जबरदस्त फायदे होते हैं। काहे कि लोग बाग बंद डिब्बा जूस पीत रहते हैं, लेकिन अपन देसी पेय पदार्थ को तो भूलते ही जा रहे हैं। ये तो सही कह रही है। मैं भी इस सत्तू को गांव की चीज समझकर पहले पीती नहीं थी, लेकिन इसको पीने से मेरा मीठा पीना कम हो गया, खाना पचने भी लगा और फुर्ती भी रहती है अब शरीर में। इस तरह सास से सलाह मशवरा करके तभी कांता कहती है, अरे वाह उर्मिला की बहू, ये मीठा सत्तू तो बहुत बढ़िया बना है। तूने तो मोहल्ले वालों को भी सत्तू पिला दिया आज। जो नहीं जानते थे कि सत्तू क्या होता है वो भी जान गए होंगे। बिल्कुल। अरे गर्मियों में सत्तू पीना पिलाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसको पीकर हम खुद को अपनी मिट्टी से जुड़ा महसूस करते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर सत्तू पीते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी देसी पेय पदार्थ सत्तू पिया है? अगर हाँ, तो कैसी लगी आपको ये सत्तू पीने वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।